दोस्तों आज की शुरुआत है अपनी ग्रेविटेशन के साथ। देखो अपनों ने यूनिट एंड मेजरमेंट से लेकर रोटेशन तक का चैप्टर तो वन शॉट में कवर कर लिया है ना। और आपको मालूम है यहाँ पे मैं बहुत टाइम वेस्ट नहीं करा रहा हूँ, बहुत शॉर्ट टाइम में चैप्टर्स का अपने रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो रोटेशन तक का तो पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप लोगों ने वहां से फायदा उठाया होगा। हम बढ़ते हैं आगे ग्रेविटेशन की तरफ, जहाँ पे सबसे पहला हमारे पास लॉ है, दैट इज कैपलर्स लॉ। देखो कैपलर्स लॉ में भी हमारे पास तीन लॉ हैं। पहला है आपके पास लॉ ऑफ ऑर्बिट। लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या कहता है कि आपके पास कोई भी प्लेनेट किसी स्टार के अबाउट है ना, जैसे कि हमारे सोलर सिस्टम का स्टार क्या है, सन। तो हमारे सोलर सिस्टम में कोई भी प्लेनेट अगर हमारे सन के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है तो वो ऑर्बिट सर्कुलर नहीं है, इलिप्टिकल है। इसका हमें खास ध्यान रखना है। जिसमें जो सन है वो किसी एक फोकस पे होगा, सन किसी एक फोकस पे होगा और प्लेनेट उसके अबाउट रिवॉल्व कर रहा होगा इलिप्टिकल ऑर्बिट में। और यहाँ पे भी हमें क्या ध्यान रखना है कि जब वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर होता है तो वहां उसकी वेलोसिटी मिनिमम होगी, और जब वो मिनिमम डिस्टेंस पर होगा तो वेलोसिटी वहां मैक्सिमम होती है। ठीक है जी, ये बात हमें कैसे पता चली है? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से, कि यहाँ के लिए जो एमवीआर करोगे और यहाँ के लिए जो एमवीआर करोगे वो बराबर रहेगा। बात समझ आ रही है? अच्छा, अब यहां से हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है क्या कि वी मिन V max into R min will be equal to V min into R max. Maximum velocity into minimum radius will be equal to minimum velocity into maximum radius. और ये हमने कहाँ से निकाला? इसको हमने वही कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से निकाला होगा कि लेफ्ट साइड का MVR इक्वल टू राइट साइड का MVR। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। ठीक है जी, अब दूसरा है अपनों के पास लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरिया बेसिकली क्या कहता है, यहाँ नाम लिखा नहीं है लॉ का, है ना। ये जो हमने यहाँ क्वांटिटी निकाली है ना, यही आपके पास आपका लॉ ऑफ एरिया है। अच्छा, होता क्या है ये समझ लो। कहते हैं कोई भी प्लेनेट किसी स्टार के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है तो वो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया ही कवर करेगा। दैट मीन्स जो उसकी एरियल वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहने वाली है। मतलब एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर जाने में अगर उसने टाइम लिया सपोज 10 सेकेंड, है ना, 10 सेकेंड लिया, और यहाँ एरिया 2 मीटर स्क्वायर था। अब किसी और लोकेशन पर भी जाने में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में अगर वो 10 सेकेंड ही लेता है तो यहाँ भी कवर किया गया एरिया 2 मीटर स्क्वायर ही होना चाहिए। इसको अपने कहते हैं कि जो एरियल वेलोसिटी है dA/dt, एरिया के चेंज होने का रेट, वो क्या है? कांस्टेंट। तो यहाँ से अगर हम फॉर्मूला बनाना चाहें भाई तो A1/T1 इक्वल टू A2/T2 इक्वल टू A3/T3 अपने फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है जी, आगे आते हैं। ये दो लॉ हो गए हमारे पास, तीसरा लॉ बचा है लॉ ऑफ ऑर्बिट, सॉरी लॉ ऑफ पीरियड्स। लॉ ऑफ पीरियड कहता है कि यहाँ पर देखो इस एग्जांपल में कि सन के अबाउट दो प्लैनेट्स हैं ना, वो रिवॉल्व कर रहे हैं। एक का टाइम पीरियड T1 है, उसका ऑर्बिटल रेडियस R1 है। दूसरे का टाइम पीरियड T2 है, उसका ऑर्बिटल रेडियस R2 है। तो ये लॉ आपसे ये कहता है कि जो टाइम पीरियड का स्क्वायर है वो प्रोपोर्शनल होगा ऑर्बिटल रेडियस के क्यूब के। यानी इनका जो रेशो है T²/R³ का रेशो वो कांस्टेंट रहने वाला है। इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये प्रोपोर्शनलिटी है, जहां से सवाल पूछ लेता है कि भाई T² अगर प्रोपोर्शनल R³ के है तो जो टाइम पीरियड है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा R⁴ के। तो यहाँ से हमारे पास न्यूमेरिकल्स के लिए जो इक्वेशन निकल के आएगी, दैट इज T1² / R⁴ इक्वल टू T2² / RT³। ऐसे करते 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 इक्वल टू ये सारे कांस्टेंट किसके बराबर होंगे? 4π² G इंटू मास ऑफ सन के। अब यहाँ पे मास ऑफ सन लिखा है क्योंकि हम अपन लोगों के सोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं। अगर हम किसी और के सोलर सिस्टम की बात करेंगे तो यहाँ पे उस सोलर सिस्टम के सन का मास आएगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा ना। आगे बढ़ते हैं जहां पे हम कुछ प्यारे से न्यूमेरिकल्स करेंगे। देखो इधर सवाल है, अ प्लेनेट, जस्ट अ सेकेंड, ये ऐसे कैसे आ गया? ओके, हाँ ठीक है। सवाल है आपके पास, अ प्लेनेट है मूविंग अलोंग इलिप्टिकल ऑर्बिट इज क्लोजेस्ट टू सन एट डिस्टेंस R1। ठीक है जी, इलिप्टिकल ऑर्बिट में है, जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस है सन से वो R1 है, और जो फार्दर अवे है वो डिस्टेंस R2 पर है। ठीक है, कह रहा है कि इफ v1 एंड v2 आर लीनियर वेलोसिटीज दिस पॉइंट। पहले क्लोजेस्ट की बात करी है, मतलब यहाँ लीनियर वेलोसिटी v1 है, फिर फार्देस्ट की बात कर रहा है, यहाँ लीनियर वेलोसिटी v2 है। तो आपसे कह रहा है v1/v2 बताना है, और हमारे पास रिलेशन क्या है? हमारे पास रिलेशन ये है कि v1 इंटू R1 विल बी इक्वल टू v2 इंटू R2। वही भाई v min R max इक्वल टू v max R min, वहीं से आया ना ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करके। तो यहाँ से v1/v2 अगर निकालोगे तो वो किसके बराबर हो गया? R2/R1 के। क्या घटिया सवाल दिया है यार, ये क्या घटिया सवाल दिया है। ये आपका आंसर हो जाएगा R2/R1। दिस विल बी योर आंसर। आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे कह रहा था फिगर शोन इलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ मास m ऑर्बिट द सन द शेडेड एरिया SCD ये जो शेडेड एरिया है ये ट्वाइस है SAB का। मतलब अकॉर्डिंग टू दिस जो एरिया अबाउट ACD है SCD है, सॉरी, एरिया ऑफ SCD ये दुगना है एरिया ऑफ SAB का। और यहाँ कह रहा है टाइम पीरियड लगा T1 और यहाँ टाइम पीरियड T2 लगा, तो यहाँ का T1 भी ट्वाइस ऑफ T2 होगा ना, T1 भी ट्वाइस ऑफ T2 होने वाला है। सो दिस विल बी योर आंसर। होप क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं क्योंकि यार एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है ना, आप लोगों को मालूम है। ठीक है जी, हम सही कर रहे हैं ना। यहाँ टाइम अगर इसने T1 लिया तो यहाँ लिया गया टाइम भी वहाँ के टाइम का दुगना होना चाहिए। या फिर कुछ गलत कर रहे हैं, देखो कैसे। अगर आपको लग रहा है कि यार ये ऐसे क्यों जज कर रहे हैं, हमारे पास फॉर्मूला है तो फॉर्मूले से करो ना भाई। तो एरिया अबाउट SCD वहाँ का टाइम है T1 विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, ऐसे नहीं करते, विल बी इक्वल टू एरिया अबाउट SAB अपॉन में T2। और एरिया ऑफ SCD जो है ट्वाइस ऑफ SAB है ना, तो ये ट्वाइस ऑफ एरिया अबाउट SAB अपॉन T1 विल बी इक्वल टू एरिया अबाउट SAB अपॉन T2। इससे ये जाएगा तो T1 देखो इक्वल टू T2 आ गया। जरूरी नहीं है हर चीज फॉर्मूले से करो, हमें टाइम बचाने के लिए कुछ को डायरेक्टली भी करना होता है तो डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हैं। फॉर्मूले पे जाने की रिक्वायरमेंट कभी कभी नहीं और नहीं जाना है भाई, कहाँ से टाइम लेकर के आओगे इतना यार, इतना कम समय तो सारे क्वेश्चन करने। the distance of two planets from sun इतना इतना respectively the ratio of their time period। सर कोई गल नहीं, रेशियो ऑफ टाइम पीरियड बोल रहा है ना, हमें मालूम है T1 स्क्वायर अपॉन, हमें मालूम है क्या कि जो T स्क्वायर है प्रोपोर्शनल टू R क्यूब है ना। ठीक है, तो अगर रेशियो निकालने जाए तो T1 अपॉन T2 का जो होल स्क्वायर है दैट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 अपॉन R2 की होल क्यूब। अब स्क्वायर हटा के वहां पावर कर देंगे तो T1 अपॉन T2 विल बी इक्वल टू R1 अपॉन R2 की पावर 3/2। और एक का 10 की पावर 13 है, एक का 10 की पावर 12 है। तो आपके पास जो T1 अपॉन T2 आएगा दैट विल बी इक्वल टू 10 की पावर 13 अपॉन 10 की पावर 12 की पावर 3/2। तो भाई 10 बचा ना खाली, तो T1 अपॉन T2 विल बी इक्वल टू 10 की पावर 3/2 है ना, क्यूब है तो 10 की क्यूब का रूट हो रहा है, मतलब 10 की क्यूब की पावर 1/2। 10 की क्यूब कितना हो गया, 1000 की पावर 1/2 यानी रूट, तो 1000 का मतलब कितना होगा 10 रूट 10। सो दिस विल बी योर आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बेसिकली इसी का एक होमोलोगस फॉर्मूला आप किसमें पढ़ते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ना, जहाँ K=1 Q2 बाय R स्क्वायर होता है। तो वैसे ही कुछ यहाँ पर है कि आपसे कह रहा है दो प्लैनेट्स हैं या दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो पार्टिकल्स जिनका मास कुछ m1 m2 होगा, वो d सेपरेशन पे आपस में रखे हैं। तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा, Gm1 m2 बाय R स्क्वायर या d स्क्वायर कह लो। G ग्रेविटेशन कांस्टेंट है 6.67 10 की पावर 7 यूनिट होती है इसकी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये जो फोर्स है ना भाई, ये ऑलवेज अट्रैक्टिव है, रिपल्सिव नहीं होता है ये फोर्स। लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो रिपल्सिव भी होता है अट्रैक्टिव भी होता है, लेकिन ये हमेशा अट्रैक्टिव रहने वाला है। अगर हम ग्राफ की बात करेंगे तो एफ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल डी स्क्वायर के है, तो इस तरह से कर्व आएगा। लेकिन अगर एफ वर्सेज 1/d स्क्वायर का बनवा दे तो फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना 1/r स्क्वायर के। आर स्क्वायर के तो इनवर्स है बट 1/r स्क्वायर के डायरेक्ट है। तो यहाँ ग्राफ कैसे जाएगा, यहाँ का स्ट्रेट लाइन जाने वाला है। ठीक है जी, आगे आते हैं। एक छोटा सा सवाल दिया है आपको और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। मैं कोई टुच्चे मुच्चे क्वेश्चन नहीं करवा रहा, मैं वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो कॉन्सेप्ट्स को बूस्ट करेंगे। क्या दो स्फेयर टू स्फेयर्स ऑफ रेडियस आर प्लेस इन कॉन्टेक्ट। दो स्फेयर है जिनका खुद का रेडियस आर है, उनको हमने कॉन्टेक्ट में रख दिया इस तरह से, है ना। दो आइडेंटिकल स्फेयर है, इसका रेडियस भी आर है और इसका रेडियस भी आर है। ठीक है जी। क्या द ग्रेविटेशनल द फोर्स बिटवीन देम इज प्रोपोर्शनल टू। तो अगर हम यहाँ फोर्स का फॉर्मूला लगाएं तो मालूम है हमें फोर्स विल बी इक्वल टू क्या होता है, Gm1 m2 बाय आर स्क्वायर। तो Gm1 m2 बाय आर, और आर की जगह क्या आ जाएगा 2r, क्योंकि दोनों के सेंटर्स का डिस्टेंस 2r है। तो जी तो कांस्टेंट हटा दो, तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, m1 m2 बाय 4r का स्क्वायर। अब आप कहोगे दिख तो रहा है कि फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r के स्क्वायर के, तो ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाना चाहिए। लेकिन नहीं, ऐसे क्वेश्चंस में ना ये फसाउदार क्वेश्चन होते हैं, घुमावदार क्वेश्चन होते हैं, फंसाते हैं ना, फसाउदार कह रहे हैं इनको। इनमें हमें करना क्या होता है, इनमें इनके मास को हमें कन्वर्ट करना है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम में। देखो जरा, तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू m1 की जगह क्या आ जाएगा, डेंसिटी इनटू उसका वॉल्यूम कितना 4/3 पाई r क्यूब।
m2 की जगह उसकी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी तो सेम रहेगी ना, आइडेंटिकल स्फीयर है, तो 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन में क्या चल रहा है जी, आर स्क्वायर, 4r²। तो सारे कांस्टेंट को अगर हम हटा दें तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू ऊपर क्यूब क्यूब 6 हो गया और नीचे r की पावर 2, यानी फोर्स जो है प्रोपोर्शनल टू r की पावर 4 है। ध्यान रहे, फोर्स प्रोपोर्शनल टू r की पावर 4 है। अब ये हर जगह अप्लाई नहीं करना, ये तब है जब दो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स को आपस में कांटेक्ट में रखा होगा, अदरवाइज फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d का स्क्वायर होता है। आई होप ये सवाल क्लियर हुआ होगा ना। आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पास टू पार्टिकल्स हैं ऑफ इक्वल मास। जबरदस्त सवाल है ये, जबरदस्त सवाल है भाई। टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास m गो राउंड अ सर्कल, एक सर्कल है उसमें दो पार्टिकल्स हैं m मास के, ना, एक यहाँ अज्यूम कर लो, एक यहाँ अज्यूम कर लो, ये दो पार्टिकल्स हैं जिनका मास m है। ये एक सर्कल में जिसका रेडियस r है रिवॉल्व कर रहे हैं अंडर द एक्शन ऑफ देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, देन स्पीड भी बतानी है। ध्यान रहे, जब भी सर्कुलर मोशन हो जाए, कारण कुछ भी हो, जब भी सर्कुलर मोशन हो जाए वहां पे 110% सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट आना है। तो यहाँ पर आपके पास इसकी भी कुछ वेलोसिटी होगी v, इसकी भी कुछ वेलोसिटी होगी v। इतना पता है कि ये सर्कुलर मोशन हो रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। और अपन को ये भी मालूम होना चाहिए कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स तो नहीं होता, जो फोर्स प्रेजेंट होता है वही सेंट्रीपिटल बन जाता है। तो भाई यहाँ पे कौन सा फोर्स प्रेजेंट है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यानी आपके पास g इंटू m1 इंटू m स्क्वायर अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस कितना है भाई, 2r है ना, I'm सॉरी 2r। तो g m1 m2 बाय आर स्क्वायर, यही आपका किसके बराबर हो जाएगा, mv स्क्वायर बाय आर के। क्लियर हुआ। तो देखो जरा, हमें वेलोसिटी निकालनी है ना, यहाँ m से स्क्वायर जाएगा, इस r से r का स्क्वायर कट जाएगा, तो ये वैल्यू क्या बचेगी, ये आपके पास बचेगा g इंटू m अपॉन में 4r विल बी इक्वल टू v स्क्वायर। तो जो ये v यहाँ से आया दैट इज रूट ओवर जी एम बाय 4r, जी एम बाय 4r, इसका 2 बाहर अगर निकाल लोगे तो 1/2 रूट इंटू जी एम बाय आर। दिस विल बी योर आंसर, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। आई होप ये समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा था अर्थ इतना है रिवॉल्व्स अराउंड सन विद एन एंगुलर वेलोसिटी इतना इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस इतना, द फोर्स एक्सर्टेड बाय सन ऑन द अर्थ। इसको थोड़ा सा अगर हम देखें कि ग्रेविटेशनल फोर्स gm1 m2 बाय आर स्क्वायर लगाने की कोशिश करें अगर, है ना, यहाँ पे आपके पास सन है, ठीक है, ये कह रहा है कि आपके पास सन है, तो सन को पीला पीला बनाते हैं, हालांकि सन जो है येलो नहीं है, कौन से कलर का है चाहो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। इसके अबाउट जो है अर्थ रिवॉल्व कर रहा है एक ऑर्बिट में जिसका रेडियस उसने दिया है, ठीक है जी। और यहाँ पे जो अर्थ रिवॉल्व कर रहा है उसका मास भी दे दिया इसने, लेकिन सन का मास नहीं दिया, इसका मास नहीं दिया। तो अगर हम फोर्स का फॉर्मूला लगाते हैं g इंटू m1 m2 बाय आर स्क्वायर, तो सब कुछ पता है, सन का मास नहीं पता। और जब सन का मास नहीं पता है हमारे लिए, तो इस फॉर्मूले को लगा पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरी चीज सोचते हैं कि सर्कुलर मोशन हो रहा है, और सर्कुलर मोशन जब भी होता है तो वहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स प्रेजेंट होता है। तो ये भी तो कह सकते हैं ना कि जो यहाँ पे सर्कुलर मोशन हो रहा है असल में वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से हो रहा है, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास जनरल क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाय आर। लेकिन अगर v नहीं है, ओमेगा है, तो ये भी तो होता है m ओमेगा स्क्वायर आर, m ओमेगा स्क्वायर आर। इसको लगा दो भाई, F विल बी इक्वल टू मास कितना दिया है आपको, मास दिया है 6 इंटू 10 की पावर 24, ओमेगा कितना दिया है 2 इंटू 10 की पावर -7 का स्क्वायर, और रेडियस कितना दिया है आपको 1.5 इंटू 10 की पावर 8 है ना, किलोमीटर को मीटर में कर रहा हूँ सीधा, तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व करें तो F विल बी इक्वल टू, देखो कितना हो गया आपके पास, 2 की मल्टीप्लाई करोगे 1.5 3 और 3 सिंह कितना हो जाएगा 18। तो जो भी आंसर आएगा 18 समथिंग करके आएगा, ये बन सकता है, 10 की पावर फिर सॉल्व कर लेंगे उसके आगे। बात समझ आई ना, ऐसे ही करना है, टाइम बचा बचा कर खाना का कैलकुलेशन क्यों करनी है, हमें दिख गया ऑप्शन यही आने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो दो चीजें हैं आपके पास, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ध्यान देना। एक है इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड और एक है ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड होता है वेक्टर क्वांटिटी, ये जो आपके पास है वेक्टर, हालांकि दोनों ही है लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन कंसिडर किया जाता है, तो ये आपका माइनस का जी एम बाय आर स्क्वायर के बराबर होता है, माइनस जी एम बाय आर।
लेकिन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी की बात करेंगे तो सिंपल gm/r², यहाँ कोई भी माइनस साइन आपके पास नहीं होता। तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन माइनस का gm/r², और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी gm/r² पॉजिटिव का। तो ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कैसा बनता है जी, इसका नेगेटिव में जाएगा, मैक्सिमम होके फिर घटना शुरू हो जाएगा। और एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी का बनाएंगे तो बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम होगा, फिर घटना शुरू हो जाएगा। बात समझ आ रही है? आगे बढ़ते हैं। हाँ आप ही। अगला सवाल है हमारे पास, a body of mass 60 gram experiences a gravitational force of 3 Newton when it plays a particular point, the magnitude of gravitational field intensity है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हम तो जी पूछा है, स्मॉल जी। तो स्मॉल जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, gm/r²। कह रहा है बॉडी ऑफ मास 60 ग्राम है ना, मास दिया 60 ग्राम, तो जी की वैल्यू अगर हम लिखेंगे 6.6 इंटू 10⁻11 इंटू में m है ना, इंटू में अगर हम m लगा दें तो आपके पास m 60 ग्राम दिया है, तो 60 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय, और ये आपसे कुछ और पूछ रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो उसके ऊपर लग रहा है, एक सेकेंड, ये सवाल कुछ और पूछ रहा है, मतलब किसी और तरीके से करेंगे इसको हम। यहाँ पे मास है आपके पास 60 ग्राम का ना, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी इसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जिसको हम mg से रिप्रेजेंट करते हैं, फिलहाल अभी तक करते आ रहे थे, वो कितना है आपके पास, 3 न्यूटन। कह रहा है मैंने प्लेस्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी आपको ये बतानी है। इसको ना हम g विल बी इक्वल टू gm/r² लगाने की अगर सोचें तो उससे नहीं होगा। उससे क्यों नहीं होगा, यहाँ पे r आपको नहीं दिया है, g और m तो दे रखा है। तो इसको सोचना ऐसे है कि mg दिया है ना 3 न्यूटन, अब यहाँ से g पूछ रहा है आपसे, तो अगर g पूछेगा तो 3/m हो जाएगा है ना, और m कितना दिया आपको, 60 ग्राम दिया है, तो m अपॉन में 60 इंटू ग्राम 10⁻³ होगा ना, ऊपर चला जाएगा वो 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है जी, इससे कटेगा तो 20 बार में जा रहा है, अब 20 बार में अगर ये जा रहा है तो 1/20 कितना, 1/2 0.5 होता है, तो 1/20 कितना हो जाएगा, 0.05 हो जाएगा इंटू 10⁻³ हो जाएगा। तो सॉल्व करके ये 50 न्यूटन पर केजी, ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा ना। आगे बढ़ते हैं। अगला आपके पास वेरिएशन ऑफ जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वेरिएशन, हमें मालूम है हाइट के साथ और डेप्थ के साथ ये वेरी करता है। तो देखो अगर हम स्मॉल जी का फॉर्मूला देखें सरफेस पे, तो वो कितना था आपका gm/r²। यहाँ पे r क्या था, रेडियस ऑफ अर्थ है ना, ये आपके पास कहाँ होता है, एट सरफेस, एट सरफेस। लेकिन अगर आप हाइट के साथ जाओगे तो हाइट के साथ जी इंक्रीज होता है, और नया जो जी बनेगा उसका फॉर्मूला होता है gr² अपॉन r+h का होल स्क्वायर। अगर ऐसा हो कि हाइट ना बहुत ज्यादा नहीं है, नेग्लिजिबल है, या एज कंपेयर टू रेडियस काफी कम है, तो उस केस में जो जी डैश का फॉर्मूला होगा नए ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का, दैट इज g इंटू 1 - 2h/r। ध्यान रहे कंडीशन ओनली व्हेन h जो है बहुत छोटा होगा रेडियस से, तभी इसको अप्लाई करेंगे। और ऐसे केस में फिर परसेंटेज चेंज भी निकाला जाता है कि कितनी हाइट पर गए वहां पे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन में परसेंटेज चेंज कितना आया, तो वो आपके पास 2h/r को मल्टीप्लाई कर दो 100 से, ये उसका परसेंटेज डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ जाता है। और अगर डेप्थ में जाओगे तो डेप्थ के साथ जो वेरिएशन का फॉर्मूला है g डैश विल बी इक्वल टू g इंटू 1 - d/r। अगर यहाँ परसेंटेज चेंज आपको निकालना है तो d/r को अपने मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ये आपका परसेंटेज डिक्रीज आ जाएगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में डेप्थ के साथ। बात समझ आई? ठीक है आगे बढ़ते हैं, गेट बंद करके जाइएगा। इधर देखो एक सवाल दिया है आपको, सवाल क्या दिया है कि बॉडी ऑफ वेट, बॉडी का वेट यानी कि जो बॉडी का mg है वो कितना है, 72 न्यूटन है। ठीक है, और ये मूव्स कर रहा है फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ एट अ हाइट हाफ ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, यानी जो h है वो कितनी हो गई जी, r/2 के बराबर। देन द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड, अब जो नया ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर लग रहा है वो कितना हो जाएगा, ये तो सरफेस पे था, सॉरी। तो हम कैसे निकालेंगे कि हाइट के साथ जी डैश का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, g इंटू r² अपॉन r+h का होल स्क्वायर, क्योंकि देखो यहाँ पे h अच्छा खासा है ना, हाफ है, नेग्लिजिबल थोड़ी है। तो यहाँ पर g इंटू r²
डिवाइडेड बाय आर प्लस एच की जगह भी अपने क्या कर देंगे आर बाय टू का होल स्क्वायर। ठीक है जी, इसको सॉल्व अगर करेंगे तो जी डैश विल बी इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास ये जी आर स्क्वायर हो जाएगा, डिनोमिनेटर में यहाँ से हम आर का स्क्वायर अगर कॉमन निकाल लें, है ना, इसको चलो मैं सॉल्व दिखा दूँ पहले, कंफ्यूजन हो गया आपको। ये आपके पास कितना हो जाएगा 3r/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये g इंटू आर स्क्वायर, नीचे से आर स्क्वायर अलग होगा तो ये 9/4 हो जाएगा, इससे ये पूरा गया, तो ये आपके पास 4g/9 आ गया, 4g/9। ठीक है जी, इसको अगर यहाँ पुट कर दें तो g डैश विल बी इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है 4g/9। अब एक बात समझो, मुझे mg डैश चाहिए ना, नया ग्रेविटेशनल फोर्स, इनिशियल को अगर mg से लिख रहे हैं तो नए ग्रेविटेशनल फोर्स को mg डैश से लिखेंगे, तो कुछ नहीं, यहीं से दोनों तरफ मास से मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो mg डैश विल बी इक्वल टू mg इंटू 4/9 हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो mg डैश और mg कितना दिया था 72 इंटू 4/9, और 9 अट्ठे 72 होता है ना, 9 अट्ठे 72 होता है, और 8 चौक 32 होता है, तो यानी जो mg डैश है नया फोर्स वो कितना हो गया 32 न्यूटन। दिस विल बी योर आंसर। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, द मास ऑफ प्लेनेट इज 1/10 दैट ऑफ अर्थ एंड इट्स डायमीटर इज हाफ दैट ऑफ अर्थ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दिस प्लेनेट ऑन दैट प्लेनेट। अब सरफेस पर बात कर रहा है, तो सरफेस पर निकालने के लिए हमारे पास क्या है gm/r² है। अब ये कह रहा है मास जो है 1/10 कर दिया और रेडियस डायमीटर हाफ कर दिया, तो भाई g इंटू m/10 हो जाएगा, और रेडियस भी या डायमीटर भी हाफ कर दिया, तो डायमीटर अगर हाफ होगा तो रेडियस भी हाफ हो जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा। तो जो नया g डैश आने वाला है दैट इज gm, ये 4 ऊपर आ जाएगा इंटू में 10 इंटू r², और ये gm/r² किसके बराबर है g के बराबर, जो अर्थ पर होता है, तो g डैश विल बी इक्वल टू ये 0.4 इंटू g, यानी कि 0.4 इंटू 9.8। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखो आपको लग रहा है कि यार यहाँ से थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है कैलकुलेशन करने में, तो आप ना 10 लेके करो, आप इसको 10 लेके ही करो, नियरली आपका अप्रॉक्स सेम आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के सबसे ज्यादा करीब कौन सा है 3.92, तो दिस विल बी योर आंसर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इमेजिन अ न्यू प्लेनेट हैविंग द सेम डेंसिटी एज दैट ऑफ अर्थ बट इट 3 टाइम्स बिगर देन द अर्थ इन साइज, मतलब रेडियस 3 गुना हो गया, तो उस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बताना है। फिर से अगर हम अर्थ की सरफेस पर लगाते हैं तो g विल बी इक्वल टू कितना होता है gm/r²। ठीक है ना, बात समझ आ रही है। लेकिन ना यहाँ पर ये इसको डेंसिटी की फॉर्म में कुछ कन्वर्ट करवाना चाह रहा है हमसे, क्यों, क्योंकि उसने बोल दिया डेंसिटी सेम है, तो हम क्या करते हैं ना, इसको मास को डेंसिटी इनटू वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर से कह रहा हूँ, ऐसा सवाल का हिंट क्या होता है कि यहाँ पे उसने बोल दिया डेंसिटी वर्ड यूज कर लिया, इसका मतलब डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट लगवाना चाह रहा है। तो अगर मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लेंगे तो g इंटू डेंसिटी रॉ इंटू 4/3 इंटू पाई आर क्यूब, है ना, और अपॉन में r² है, तो ये r² से कट करके तो g जो भी है आपके पास प्रोपोर्शनल टू r हो गया, खाली प्रोपोर्शनल टू r हो गया। अब ये कह रहा है कि एज ये g जो है r के प्रोपोर्शनल आ रहा है। अब ये कह रहा है कि द साइज जो 3 टाइम्स है, तो अगर साइज 3 गुना है तो नया रेडियस भी 3 गुना हो गया होगा, तो g डैश भी क्या हो गया 3 टाइम्स g हो गया होगा ना, 3 गुना हो गया होगा, क्योंकि g जो है प्रोपोर्शनल है r के, तो आपके पास 3 टाइम्स g के बराबर हो जाएगा। आई होप ये समझ आया, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके पास, बॉडी हैज वेट 70, ये तो अभी किया था ना हमने, अभी किया था, इसका आंसर 32 आता है, ट्राई करना, इसको अभी किया था। अगला सवाल है आपके पास, एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी एट अ हाइट 1 किलोमीटर अबव द अर्थ इज सेम एज दैट ऑफ d डेप्थ बिलो द अर्थ। हाइट 1 किलोमीटर दी है, बहुत स्मॉल हाइट दी है, स्मॉल हाइट दी है, तो हाइट के लिए जो g होता है चेंज, वो फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे 1 - 2h/r। अब ये कह रहा है कि ये बराबर है किसके d डेप्थ बिलो, और d डेप्थ में जाके हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है g डैश विल बी इक्वल टू 1 - d/r। ये कह रहा है बराबर है दोनों, तो अगर दोनों बराबर हैं तो भाई ये g से g कटेगा, तो 1 - 2h/r विल बी इक्वल टू 1 - d/r हो जाएगा, तो ये 1 से 1 कटेगा, बचा क्या आपके पास माइनस का 2h/r विल बी इक्वल टू माइनस का d/r, तो माइनस से माइनस गया, r से r गया, तो d विल बी इक्वल टू 2h आ रहा है। अगर h 1 किलोमीटर है तो d कितना हो गया आपके पास 2 किलोमीटर। दिस विल बी योर आंसर। आई होप ये क्लियर हुआ होगा ना, आगे बढ़ते हैं।
अगला है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सिंपल सा फॉर्मूला, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या था, माइनस के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, सॉरी के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। अब वैसे ही सेम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, बस चार्ज की जगह मास आ जाएगा, सब कुछ सेम रहने वाला है। और वहां के था कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, यहाँ पे आपके पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रहेगा कैपिटल जी। ठीक है, तो फॉर्मूला आपके पास क्या होगा, माइनस का जी एम वन एम टू बाई आर, या आर की जगह एच ले रहे हैं, सेंटर से जो हाइट होगी प्लेनेट की वो। अच्छा, इसको अगर हम क्या करें, पोटेंशियल एनर्जी को उस मास से डिवाइड कर दें, वो मास जो कि मूविंग मास है, उस मास से अगर डिवाइड कर दोगे तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास आपको जो टर्म देगा उसको हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला आपके पास क्या बन जाएगा, माइनस का जी एम बाई एच, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के माइनस का जी एम वन एम टू बाई एच, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का माइनस जी एम बाई एच। सिर्फ एक स्मॉल एम का फर्क है, ध्यान रखना। जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो इंडिपेंडेंट होता है स्मॉल एम के, इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉल एम, और स्मॉल एम क्या है, वो मास जो मूविंग मास है। समझ आया ना? आगे बढ़ते हैं। एक सवाल दिया है आपको, क्या कि टू बॉडीज ऑफ मास m एंड 9m आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस r। ठीक है जी, दो बॉडीज हैं, एक का मास m है, दूसरे का मास 9m है, उनको रखा गया है डिस्टेंस r पर। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑन द लाइन जॉइनिंग द बॉडीज वेयर ग्रेविटेशनल फील्ड विल बी जीरो। यानी ऐसा पॉइंट होगा कोई, पॉइंट P मान लेते हैं, है ना, यहाँ से कुछ x पर अगर है तो ये बचा हुआ r माइनस एक्स हो जाएगा। तो इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आपको बताना है दोनों की वजह से, यदि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो हो, यानी यहाँ पर नेट जी जीरो आने वाला है। इसका मतलब स्मॉल जी जो होगा m की वजह से वो बराबर होगा स्मॉल जी 9m की वजह से। समझ आया ना? और स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, जी इंटू एम बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ अगर लगाओगे तो जी इंटू 9m अपॉन में आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो ये जी एम से जी एम कट जाएंगे, आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी कि आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9x स्क्वायर। रूट कर दो स्क्वायर काटने के लिए, तो क्या बचेगा आपके पास, आर माइनस एक्स विल बी इक्वल टू 3x। तो आर विल बी इक्वल टू कितना आ गया 4x, यानी x विल बी इक्वल टू कितना आ गया r बाय 4। यानी वो पॉइंट जहां पे आपको नेट पोटेंशियल जीरो करना है वो एक एंड से m से तो r बाय 4 पर है ना। नया डायग्राम अगर मैं बनाऊं यहाँ पर कि आपके पास m है और ये 9m है, तो जो पॉइंट P है, ये पॉइंट P है, यहाँ से तो r बाय 4 पर है, तो यहाँ से कितना होगा r माइनस आर बाय 4, यानी 3r बाय 4 डिस्टेंस पर। अब यहाँ पे नेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है, तो निकाल देते हैं। तो नेट पोटेंशियल जी पे निकालोगे तो भाई माइनस का जी एम बाय आर, आर की जगह क्या आर बाय 4, प्लस दूसरा निकालेंगे तो माइनस का जी इंटू 9m अपॉन आर, आर की जगह कितना 3r बाय 4। आई होप ये क्लियर हुआ ना। तो अब वी पी विल बी इक्वल टू, देखो ये आपके पास क्या बन जाएगा, माइनस का 4 जी एम बाय आर, और ये क्या बन जाएगा माइनस का देखो ये 4 ऊपर जाएगा, 3 3 ना, 3 चौक 12, ये 12 हो जाएगा ना, तो 12 जी एम बाय आर। ठीक है जी, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, 4 जी एम बाय आर कॉमन आ रहा है, तो माइनस का 4 जी एम बाय आर अगर कॉमन निकाल लें तो यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ बचेगा कितना 3, तो कितना हो गया आपके पास ये 16। तो वी पी विल बी इक्वल टू माइनस का 16 जी एम बाय आर। दिस विल बी योर आंसर। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल है, द वर्क डन टू रेज अ मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू हाइट h विच इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। देखो जब भी वर्क डन की बात करें ना, और वहां पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ना गिवन हो, जैसे कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो गिवन है ना, बट फोर्स के बारे में हमें नहीं पता, क्योंकि फोर्स हमें क्यों नहीं पता, आप कहोगे फोर्स mg ले लेंगे ना, फोर्स mg इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर उसको वो मूव करके ऊपर लेकर के जा रहा है, और g जो है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, जी चेंज हो रहा है, तो फोर्स को mg ले नहीं सकते ना, फोर्स तो वेरिएबल हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट जो हम वर्क डन का जनरली यूज करते हैं, जो कि मैं बता भी चुका हूँ क्या वर्क एनर्जी थ्योरम में, कि जो वर्क डन है ना वो असल में चेंज इन एनर्जी होती है। अगर हॉरिजॉन्टल मोशन होता है तो हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर, अगर वर्टिकल मोशन होता है तो हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के बराबर। आई होप बात समझ आई आपको, क्लियर हुआ ना। तो यहाँ पे वर्टिकल मोशन हो रहा है तो हम वर्क डन को चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर लेंगे।
तो अब यहाँ पे सिनेरियो क्या है कि आपके पास एक प्लेनेट है, ठीक है। अभी कह रहा है कि एक स्मॉल m मास यहाँ पर रखा हुआ है, इनिशियली सरफेस पर है, ठीक है। हमें इसको लेके जाना है h हाइट विच इज इक्वल टू रेडियस, और इसको हमें यहाँ से r हाइट और ऊपर लेकर के जाना है। तो यहाँ पे अगर वर्क डन निकालना है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी करना पड़ेगा, यानी कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। जब यहाँ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, यहाँ रहेगा पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। तो जो हम वर्क डन निकालेंगे, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, माइनस का g इंटू एम, एम इंटू कैपिटल M अपॉन में R, ये फाइनल है तो फाइनल कितना हो गया 2R, ठीक है, माइनस इनिशियली कहाँ था जी, माइनस का g इंटू स्मॉल m कैपिटल M अपॉन सरफेस पे था, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे अगर तो वर्क डन विल बी इक्वल टू, कॉमन क्या आ रहा है, माइनस का g इंटू कैपिटल M स्मॉल m बाय R कॉमन आ रहा है ना, यहाँ पे क्या बचेगा 1/2, और यहाँ पे क्या बचेगा आपका माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। तो 1 माइनस 1/2 माइनस का 1/2 बचेगा, और ये माइनस वाला बाहर मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव कर देगा, तो ये आपके पास g(m)m/2r के बराबर आ गया। लेकिन ये ऑप्शन तो मैच हो ही नहीं रहा। वो इसलिए नहीं हो रहा कि ऑप्शन निकाल रहा है वो स्मॉल जी की टर्म्स में, तो हमें थोड़ा सा कन्वर्जन ध्यान देना पड़ेगा कि g विल बी इक्वल टू gm/r² होता है। तो कैपिटल G इंटू कैपिटल M को हम gr² भी तो कर सकते हैं। कैपिटल G इंटू कैपिटल M विल बी इक्वल टू gr²। जहाँ पे ध्यान रहे, ये जो M मास है ना, ये मास ऑफ प्लेनेट है, मास ऑफ प्लेनेट, प्लेनेट का मास है आपका ये। बात समझ आई? तो अब अगर यहाँ पर इसको अप्लाई करें तो gm की जगह gr² अगर हम कर दें तो वर्क डन विल बी इक्वल टू g इंटू r² इंटू स्मॉल m अपॉन में 2r, यानी r से r करके कितना आ गया आपके पास gmr/2, यानी mgr/2, यानी ऑप्शन नंबर 4, दिस विल बी योर आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है इनफाइनाइट नंबर ऑफ बॉडीज का। अगला सवाल है इनफाइनाइट नंबर ऑफ बॉडी ईच ऑफ मास 2 kg आर सिचुएटेड ऑन x एक्सिस। ठीक है, ये x एक्सिस है, इस पर 2 kg सिचुएटेड है, 1 पे 2 पे 4 पे 8 पे, जगह जगह रखे हुए हैं। एक यहाँ रखा है, एक यहाँ रखा है, एक यहाँ है, एक और आगे है, यानी x इक्वल टू 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है, और सब पे कितना रखा है आपके पास 2 kg, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ठीक है। आपसे कह रहा है रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द ओरिजिन द रिजल्टिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू दिस सिस्टम एट ओरिजिन, यानी ओरिजिन पर इन सब की वजह से, ये जो ओरिजिन O है, यहाँ पे इन सब की वजह से आपको नेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है। तो भाई इनफाइनाइट सिस्टम चल रहा है ना, एंड सो ऑन इसके बाद है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम एक की वजह से निकालना शुरू करें, मान लो मैं भी निकाल रहा हूँ ओरिजिन पे, पहले निकालते हैं 1 वाले डिस्टेंस की वजह से, यानी x इक्वल टू 1 पर, तो माइनस का g इंटू, है ना, और ध्यान रहे मास कौन सा आता है, मास स्मॉल m आता है, कैपिटल M आता है, मतलब gm/r जो हम लगाते हैं वहां पे हम उस सोर्स का मास लेते हैं जहां से निकाल रहे हैं, या फिर हम उस ऑब्जेक्ट का मास लेते हैं जो कि मूव हो रहा है, जो कि मोशन में है। तो मैं अगर वापस से उस डायग्राम पर जाऊं तो एक बात नोटिस करना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में ये जो मास था अपनों के पास, ये कैपिटल M था, प्लेनेट का मास था जहां पर निकाल रहे हो, जिसकी वजह से अपने निकाल रहे हैं, और ये स्मॉल m वो वाला मास था जिस पर आप निकाल रहे हो, और इस स्मॉल m का तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता ना। तो ऐसे इस सवाल में अगर हम वापस आए तो इस सवाल में इसने बोला है कि 2 kg रखा हुआ है जिसकी वजह से आप निकाल रहे हो ओरिजिन पर। तो ओरिजिन पे क्या मास है, खैर दिया भी नहीं है, देगा भी तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जो मास लेंगे वो हम लेंगे कौन सा 2 kg वाला, ठीक है जी। तो g इंटू 2, तो इसको मैं 2g लिख रहा हूँ, ये मैं r कितना है पहले केस में 1, दूसरे में जाएंगे माइनस का मास 2 इंटू जी अपॉन में डिस्टेंस कितना है 2, तीसरे में जाएंगे माइनस का 2 इंटू जी इंटू डिस्टेंस कितना है 4, माइनस का अगले में जाएंगे 2 इंटू जी, डिस्टेंस कितना है 8, एंड ये सो ऑन चलता रहेगा। अब इसमें से कॉमन आपके पास क्या आ रहा है जी, माइनस का 2g कॉमन आ रहा है, तो ये बचेगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 को हम कर रहे हैं 1/2 का स्क्वायर, प्लस 1/8 को हम कर रहे हैं 1/2 की क्यूब, एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। अब हमारा जो एफर्ट है ना, हमारा एफर्ट ये है कि जो ब्रैकेट वाली टर्म है इसको, इस इनफाइनाइट सीरीज को बस हमें सॉल्व करना है। तो एक छोटा सा तरीका, एक तुक्का बता रहा हूँ कि मैं कैसे सॉल्व करना है इसको।
भाई ये जो पहली टर्म है ना, इसको मान लो ए, मान लो ए, है ना। ये जो सेकेंड टर्म है इसको आप मान ले आर। क्लियर? कैसे आया, जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अपने एंड मोमेंट पे कर रहे हैं, सीधा फॉर्मूला पता होना चाहिए कि चीजों को कैसे इंप्लीमेंट करना है। इस डिस्टेंस को हम मान लेंगे आर, और इस इनफाइनाइट सीरीज का जो सम का फॉर्मूला हम बनाएंगे यहाँ पर, वो होगा ए अपॉन वन माइनस आर। तो इसका अगर हम सम निकालने जाएं तो ए की जगह कितना लेंगे, वन, माइनस वन अपॉन आर की जगह वन बाय टू। तो इसको सॉल्व करोगे तो भाई वन माइनस वन, टू माइनस वन अपॉन टू, यानी सम कितना आ गया इसका, टू के बराबर आ गया। बात समझ आ रही है? इस पूरे सीरीज का सम कितना आ रहा है, टू। तो भाई अगर इसको यहाँ पुट कर दोगे तो पोटेंशियल जो ओरिजिन पे आ रहा है वो माइनस का फोर जी हो गया ना, माइनस का फोर जी हो गया। सो दिस विल बी योर आंसर। अगर वहीं ये चलो खैर वो जब एक स्क्वायर वाला आएगा तब देखेंगे, उस पर भी हम नहीं जा रहे। कह रहा बॉडी ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन द अर्थ सरफेस विच इज टेकन फ्रॉम अर्थ सरफेस टू हाइट 3r, देन चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या ये वही वाला सवाल नहीं है जो हमने पिछली बार किया था, जहाँ पे हाइट r तक ले गए थे? अभी हाइट r पे है, ये सरफेस पे है, तो यहाँ से जो पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे इनिशियल। अभी ये कह रहा है एट अ हाइट 3r ले गए, एट अ हाइट जब 3r ले गए भाई, तो यहाँ पर आपको फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बतानी है ना, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे तो उसने डायरेक्टली बोल दिया कि चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वरना वो ये जो उसने वर्ड बोला है ना, इसकी जगह, इस वर्ड की जगह वो ये भी बोल सकता था कि वर्क डन क्या होगा ये निकालो। तो दोनों बातें कुछ भी बोले काम एक ही करना है, कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। ये सवाल अभी हमने किया था ना ये वाला, यहाँ पे फाइनल हाइट 2r ली थी, इनिशियल हाइट r ली थी, वही सेम काम दोबारा यहाँ रिपीट करना है कि डेल्टा u निकालोगे तो माइनस का g इंटू कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में फाइनल डिस्टेंस कितना है 4r, और माइनस ऑफ वहाँ का एक और माइनस आएगा तो g इंटू कैपिटल एम स्मॉल एम डिस्टेंस कितना होगा r। इसको खाली सॉल्व करना है और लास्ट में जी एम इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर करके हम पुट कर देंगे। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसका क्या आंसर आने वाला है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपके पास सैटेलाइट। लास्ट पोर्शन यही है, सैटेलाइट के बारे में पढ़ना है हमें। कुछ चीजें हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी है, एस्केप वेलोसिटी है, एनर्जी है, टाइम पीरियड है, इन चीजों से गुजरना है ना, इनको ओवरथ्रू करना है एक बार। देखो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है, वो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से कोई भी प्लेनेट, कोई भी सैटेलाइट किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होगा, उसको अपने ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। जैसे कि ऑर्बिटल वेलोसिटी का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ध्यान रखना, अंडर रूट जी एम बाय आर। आर रेडियस नहीं है, ध्यान रहे, आर रेडियस नहीं है, आर क्या है, सेंटर से लेके प्लेनेट तक का डिस्टेंस। ठीक है जी, ऑब्जेक्ट का रेडियस कुछ और रहा होगा, जैसे कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट का रेडियस कुछ और होगा कैपिटल आर, लेकिन ये जो स्मॉल आर है ये सेंटर से लेके प्लेनेट तक का डिस्टेंस है ना। जैसे मैं कहूँ कि एट और नियर द सरफेस, अगर हम एट और नियर द सरफेस निकालें तो आपके पास जो स्मॉल आर है वो बेसिकली क्या होगा, हाइट प्लस रेडियस के बराबर रहा होगा ना, हाइट फ्रॉम सरफेस प्लस रेडियस। अब क्योंकि नियर निकाल रहे हैं तो एच तो नियरली जीरो हो जाएगा, तो स्मॉल आर किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल आर के। तो ये जो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला अपनों पे आया, दैट इज जी एम बाय आर के बराबर भी हो जाएगा ना, जी एम बाय आर के बराबर। और मैंने एक बात बताई थी क्या, कि ये जी एम को हम जी आर स्क्वायर भी लिखेंगे कई कई बार। कहाँ से निकाला होगा, यही स्मॉल जी विल बी इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर, यहीं से आया ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से। तो जी एम को जी आर स्क्वायर अगर कर लोगे तो ये भी हम कह सकते हैं कि जी आर स्क्वायर बाय आर, है ना, आर से आर कट जाएगा। तो जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है आपके पास वो किसके बराबर हो जाएगी, रूट ओवर जी आर। तो एक फॉर्मूला ये भी है, लेकिन इसकी कंडीशन ध्यान रहे, ये हम कहाँ लगाते हैं, एट सरफेस, एट सरफेस, इसका ध्यान रहे। अच्छा यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये बनता है ना कि आपसे पूछता है कि जो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है, ये अगर हम एट और नियर निकालें तो ये आर के प्रोपोर्शनल है। ये इस फॉर्मूले को देखो यहाँ पर, इधर ये जो आपके पास रूट जी एम बाय आर हमने निकाला, इसके बारे में पूछ लेगा कि जो वेलोसिटी है आगे, ये जो वेलोसिटी है ये आपके पास आर के प्रोपोर्शनल है, इनवर्स के प्रोपोर्शनल है, रूट के इनवर्स के प्रोपोर्शनल है, या रूट के आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो उसके लिए यहाँ पे देखो वही काम करना है जो मैंने पहले करा था, फोर्स वाले में मास को चेंज किया था। तो जो वी नॉट है उसको हम ऐसे लिखेंगे भाई, डेंसिटी इंटू मास की जगह 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन में आर, है ना, आर से क्यूब कट के स्क्वायर बचेगा। तो वी नॉट जो है प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर आर का स्क्वायर, यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगी। इसका ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ऑर्बिटल वेलोसिटी आर के रूट के इनवर्स नहीं होती है,
ऑर्बिटल वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू सिंपल आर होती है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना। क्लियर हुआ ना? ठीक है जी, आगे आते हैं। अगला आपके पास है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्या, कि कम से कम कितनी वेलोसिटी हम किसी ऑब्जेक्ट को दें प्लेनेट से ताकि वो उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाए। और ध्यान रहे, जब भी ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करेगा ना, तो इसका पूरी तरीके से कांटेक्ट खत्म हो चुका है, तो हम कहते हैं भाई फाइनली वो जाता है कहाँ, इन्फिनिटी पर मूव करके चला जाता है। तो वो स्पीड जो है किसी भी प्लेनेट से आपको निकालनी है अगर, तो फॉर्मूला क्या है, √2gm/r। ठीक सुनो, √2gm/r, बिल्कुल सही समझ रहे हो। इसका रिलेशन आप निकाल सकते हो ऑर्बिटल वेलोसिटी से, क्योंकि ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें मालूम है ना, सिंपल √gm/r होता है, और यहाँ 2 है, तो हम ये कह सकते हैं कि एस्केप वेलोसिटी विल बी इक्वल टू √2 टाइम्स ऑर्बिटल वेलोसिटी है ना। एस्केप वेलोसिटी आपके पास √2 टाइम्स ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है। और यहाँ से रेशियो इंपॉर्टेंट होते हैं कि एस्केप वेलोसिटी अपॉन ऑर्बिटल वेलोसिटी का रेशियो जो है 2/1 होता है, और इसका उल्टा कर देंगे अगर, ऑर्बिटल वेलोसिटी अपॉन एस्केप वेलोसिटी का रेशियो, तो 1/√2। इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ आया? ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं। एनर्जी की अगर बात करें, कोई भी ऑर्बिटिंग सैटेलाइट है उसकी अगर अपने को एनर्जी निकालनी है, तो डायरेक्ट फॉर्मूले से आपको ध्यान रखना है। काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या, Gmm/2r। ठीक है, एक रिलेशन बता दो पहले मैं, कि आपके पास जो टोटल एनर्जी होती है वो माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है और पोटेंशियल एनर्जी का हाफ होती है। तो आप तीनों में से कुछ भी एक भी याद कर लें, आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं कहूँ काइनेटिक एनर्जी आपके पास कितना है, Gmm/2r, तो इसी का नेगेटिव कर दोगे तो वो टोटल एनर्जी हो जाएगी माइनस का Gmm/2r। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी अगर हम यहाँ से निकालें तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू माइनस का ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बचेगा भाई, माइनस का Gmm/r। बात समझ आई? ठीक है, अब यहाँ पे ना ग्राफ बनता है आपका, यहाँ पे ग्राफ बनता है इन तीनों एनर्जीज के लिए, उसको समझ लेते हैं। यहाँ पर, यहाँ मैं एनर्जी प्लॉट कर रहा हूँ तीनों, काइनेटिक, पोटेंशियल, टोटल, और यहाँ हम बना रहे हैं आर। तो अगर हम एक चीज देखें ढंग से, क्या कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है और जो ये टोटल एनर्जी है, ये तो बिल्कुल सेम है, स्लोप सेम रहने वाला, बस माइनस का फर्क रहेगा। तो अगर हम कहें काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ यहाँ पे ऐसे बन रहा है, तो टोटल एनर्जी का ऐसे बनना चाहिए। स्लोप में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ माइनस साइन का फर्क है। फिर बता रहा हूँ, ध्यान देना कि आपके पास जो स्लोप होगा ना, स्लोप ऑफ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस आर, वो बराबर होगा बट अपोजिट होगा किसके, स्लोप ऑफ टोटल एनर्जी वर्सेस आर के। बात समझ आई? और यहीं पर अगर हम बनाए पोटेंशियल एनर्जी का, तो देखो पोटेंशियल एनर्जी के डिनोमिनेटर में 2 नहीं है ना, मतलब पोटेंशियल एनर्जी का जो स्लोप है, इधर पोटेंशियल एनर्जी का जो स्लोप है कंपैरेटिवली वो अलग रहेगा इनसे, है ना। तो वो आपके पास थोड़ा सा कम कर्व रहेगा, यानी कुछ इस तरह से रहने वाला है, कंपैरेटिवली कम कर्व रहेगा टोटल एनर्जी से, क्योंकि वहां पे डिनोमिनेटर में 2 नहीं है। इसको ऐसे समझो कि Gmm/r की वैल्यू, Gmm/r की वैल्यू पोटेंशियल और काइनेटिक, पोटेंशियल टोटल दोनों के लिए सेम है, बस टोटल में 2 और आ रहा है डिवाइड में। मतलब टोटल एनर्जी की वैल्यू पर्टिकुलर आर पर हमेशा पोटेंशियल एनर्जी से कम रहेगी। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि एक पॉइंट ले लिया मैंने आर का, और उसको ऐसे आगे खींचोगे, तो उस आर की वैल्यू के लिए देखो टोटल एनर्जी की वैल्यू कम है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है। बात समझ आई ना? तो ये आपके पास जो व्हाइट वाला बनाया मैंने, ये है पोटेंशियल एनर्जी के लिए, और ये जो पिंक बनाया है ये काइनेटिक एनर्जी के लिए है, और ये वाला जो पिंक बनाया है ये टोटल एनर्जी के लिए है। बात समझ आई? आगे बढ़ते हैं। अगला आपके पास टाइम पीरियड। देखो टाइम पीरियड ऑर्बिटिंग सैटेलाइट का डायरेक्ट फॉर्मूला है आपके पास 2πr³ और फिर से gm को अगर हम gr² रख देंगे तो 2π√r/g डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। कुछ सवाल होंगे, इनको टैकल करना है। इधर देखो, आपको दिया है एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज v, द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अनदर प्लेनेट हैविंग अ रेडियस 4 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ एंड सेम मास डेंसिटी। मास डेंसिटी ये सेम कह रहा है ना, तो यहाँ पे हमें मालूम है कि जो एस्केप वेलोसिटी है दैट विल बी इक्वल टू √2gm/r। फिर से डेंसिटी में कन्वर्ट कर दिया ना, चलो डेंसिटी में कन्वर्ट कर दिया। तो भाई अगर डेंसिटी में कन्वर्ट करेगा तो हमने निकाला था कि ऑर्बिटल वेलोसिटी कहाँ गया, ऑर्बिटल वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू आर होती है। तो सिमिलरली वो रिलेशन एस्केप वेलोसिटी के लिए भी तो एप्लीकेबल है, क्योंकि एस्केप वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू ऑर्बिटल वेलोसिटी है, तो एस्केप वेलोसिटी भी प्रोपोर्शनल टू सिंपल आर हो जाएगी।
escape velocity भी proportional to r हो जाएगी। तो इसको अगर हम डायरेक्ट इंप्लीमेंट कर दें कि escape velocity proportional to r रहने वाली है, क्यों? क्योंकि अब मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करोगे, वॉल्यूम में 4/3 पाई आर क्यूब आएगा, ऊपर के आर क्यूब से नीचे का आर कटेगा, आर स्क्वायर बचेगा, आर स्क्वायर रूट के बाहर आएगा, तो ये रिलेशन आपके पास वैलिड रहेगा। तो अब ये कह रहा है कि हैविंग रेडियस अगर 4 टाइम्स कर दिया, उसका रेडियस अगर 4 टाइम्स कर दिया है तो escape वेलोसिटी भी तो 4 टाइम्स हो जाएगी। तो अगर पहले v थी, तो अब 4v हो जाएगी। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ escape velocity to the ratio of orbital velocity, escape velocity of earth to escape velocity of planet whose radius and mean density are twice as that of earth। अब यहाँ पे डेंसिटी का फर्क है ना? तो हम ऑर्बिटल escape velocity का फॉर्मूला लगाते हैं भाई, तो 2 इंटू जी एम बाई आर है ना? यहाँ पर हमें डेंसिटी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो सब कुछ मैं चलो लिख के दिखा दे रहा हूँ एक बार ना, एक बड़ा कैसे हो गया छोटा, मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ सब कुछ आपको। तो 2 इंटू जी इंटू मास की जगह डेंसिटी इंटू वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन में आर। अब देखो ये आर से आर कट के, मैं ये कह रहा हूँ सब कुछ तो कांस्टेंट ही रहने वाला है। अगर सब कुछ कांस्टेंट रहेगा तो एस्केप वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी इंटू रेडियस का स्क्वायर, यानी कि एस्केप वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू आर इंटू रूट ओवर डेंसिटी, ये हो जाएगा ना, आर इंटू रूट ओवर डेंसिटी। तो यहाँ से निकाल लो। तो अर्थ के लिए मान लिया आर और रॉ मान लिया, और दूसरे किसी प्लेनेट के लिए जाओगे जहाँ पे वेलोसिटी वीपी है, वो किसके प्रोपोर्शनल रहेगा? रेडियस और मीन डेंसिटी दोनों डबल कर दी ना, तो आर को हमने 2r कर दिया और रॉ को हमने 2 रॉ कर दिया। तो भाई ये वीपी विल बी इक्वल टू क्या हो गया? प्रोपोर्शनल टू 2√2 अलग कर लो इंटू आर इंटू रूट रॉ अलग कर लो, और आर इंटू रूट रॉ किसके बराबर है? ऑर्बिटल वेलोसिटी जो कि अर्थ पे थी, एस्केप वेलोसिटी। तो यानी कि जो वेलोसिटी प्लेनेट पर आ रही है दैट विल बी इक्वल टू 2√2 टाइम्स जो ऑर्बिटल वेलोसिटी थी वहां पर, एस्केप वेलोसिटी जो थी अर्थ पर वो। तो यानी कि जो प्लेनेट वाली एस्केप वेलोसिटी है और अर्थ वाली एस्केप वेलोसिटी है उसका रेशियो कितना आ रहा है? 2:1। लेकिन ये उल्टा पूछ रहा है, ये वीई अपॉन वीपी पूछ रहा है, तो 1/2√2 हो जाएगा। दिस विल बी योर आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है आपको, ये 2 सवाल है यहाँ पर, हाँ एक ही सवाल 2 बार रिपीट हो गया। आपसे कह रहा है कि विद व्हाट वेलोसिटी शुड अ पार्टिकल बी प्रोजेक्टेड सो दैट इट हाइट्स बिकम इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। ओके, अब वेलोसिटी हाइट दोनों इन्वॉल्व हो गई है, तो क्या यहाँ पे हमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज नहीं करना चाहिए? क्योंकि वेलोसिटी और हाइट दोनों इन्वॉल्व हो गई है। तो हम क्या कहेंगे कि जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है, वो आपके पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। और वर्क एनर्जी थ्योरम में ये क्वेश्चंस देखे थे ना कि अगर आपके पास वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस या वेलोसिटी, हाइट वगैरह दोनों इंगेज हो जाए तो आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज करना होता है। तो अब ये कह रहा है कि विद व्हाट वेलोसिटी शुड प्रोजेक्टेड, कितनी वेलोसिटी से हम फेंक हैं, यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को हम हाफ mv² लिख रहे हैं, ठीक है, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को हम लिखेंगे माइनस का g इंटू कैपिटल M है ना, इंटू स्मॉल m बाय डिस्टेंस r इनिशियली अर्थ पर होगा, विल बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फाइनली जब वो पहुंच जाएगा हाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ पे, तो भाई वहां जाके तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी ना। मतलब कुछ ऐसा कहानी है, जब आपने यहाँ से फेंका तो ऊपर जाते वेलोसिटी स्लो होते 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 जैसे ही वो आर कवर कर लेगा, यहाँ वेलोसिटी 0 हो जाएगी। कहने का मतलब ही है आर पहुंच गया, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई 0, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? माइनस का g इंटू स्मॉल m कैपिटल M अपॉन में, इसने बोला हाइट बिकम्स इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, यानी 2r के बराबर, जो डिस्टेंस सेंटर से हो गया 2r के बराबर, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो स्मॉल m से स्मॉल m कट जाएगा, है ना। यहाँ पे आपके पास क्या बचा? ये बचा आपके पास v²/2, ये माइनस का, उसको हम पल्ली साइड ले आ रहे हैं, तो पल्ली साइड क्या बचा है आपके पास? माइनस का gm/2r, और यहाँ से ये प्लस का आ गया gm/r, ठीक है। तो ये v²/2 अभी मल्टीप्लाई में अगर हम वहाँ ले जाएं तो आपके पास क्या बन जाएगा? 2 से 2 कट जाएगा ना, तो ये माइनस का gm/r बचेगा, और ये प्लस का 2gm/r बचेगा, है ना। तो आपके पास अगर इसको हम सॉल्व करने बैठे तो gm/r कॉमन निकाल लोगे भाई, तो 1 प्लस 2 बचेगा, तो कितना बचेगा? 1 ही बचेगा, यानी जो v² है दैट विल बी इक्वल टू कितना आ रहा है? gm/r के बराबर। तो वहां जाओगे तो रूट लग जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दिस विल बी योर आंसर। आगे बढ़ते हैं।
कितने और कोई टॉपिक है क्या रह गया? नहीं, सवाल ही है। ये क्या है? ठीक है जी, ये आपके पास कुछ 3-4 सवाल और बचे हैं, इसको देख लो। अगला कह रहा था स्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ इतना है, इफ बॉडी इज टू बी प्रोजेक्टेड एट एन इंक्लिनेशन ऑफ 45 डिग्री टू द वर्टिकल। पहली बात, जो स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है ना, वी ई विल बी इक्वल टू, है ना, रूट ओवर 2 g m/r। इसको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से निकाला जाता है, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में एनर्जीज इन्वॉल्व होती हैं, और एनर्जी है स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी अगर है तो एंगल होने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि हमें उसके कंपोनेंट थोड़ी लेना है, कंपोनेंट तब लेते हैं अगर वेक्टर क्वांटिटीज होती। तो इसीलिए स्केप वेलोसिटी इंडिपेंडेंट है थीटा के। ध्यान रखना, स्केप वेलोसिटी जो आपके पास है इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। समझ आया? और क्यों इंडिपेंडेंट है बताया मैंने, कि उसकी डेरिवेशन होती है ना, उसको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से निकाला जाता है, और एनर्जी है स्केलर, तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, सेम रहेगा। अगला है अ सैटेलाइट ए ऑफ मास m इज अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, another satellite b of mass 2m is at a distance of 2r from earth center, their time period तो टाइम पीरियड की बात अगर ये कर रहा है तो t विल बी इक्वल टू 2 pi√r³ बाय gm। आपने यही पढ़ा था ना? ठीक है जी। तो यहां से देखो जरा, एक में कह रहा है कि रेडियस r है, एक में रेडियस 2r है, तो अब डायरेक्ट नहीं कर सकते क्या? और ये क्या कह रहा है, मास जो है अनदर ऑफ मास 2m, अनदर का मास आपको 2m दिया है। तो पहली चीज तो ये देखो, पहली चीज कि उसका टाइम, उसका मास कहाँ गया, प्यार करिएगा, ये रहा। इस फॉर्मूले में ये जो फॉर्मूला है आपके पास, ये इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉल m है। स्मॉल है मतलब जो रिवॉल्व कर रहा है उसका टाइम क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, जिस प्लेनेट के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है उसके मास पे, और कितने रेडियस में रिवॉल्व कर रहा है, यानी ऑर्बिटल रेडियस क्या है, उस बात पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर ये कह रहा है पहले का ऑर्बिटल रेडियस r है और दूसरे का ऑर्बिटल रेडियस 2r है। तो मुझे लगता नहीं कि मुझे कुछ बताने की जरूरत है यहाँ पर, तो सीधा ना मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब से कह रहा है द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च सैटेलाइट m फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ रेडियस r इन अ सर्कुलर ऑर्बिट टू एन एल्टीट्यूड ऑफ 2r। यहाँ पे देखो, ये आपसे कह रहा है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च सैटेलाइट ऑफ मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ ऑफ मास m। ये मेरे ख्याल से फिर से वही चेंज इन एनर्जी की बात कर रहे हैं ना, कि यहाँ पे था स्मॉल m रखा हुआ, कैपिटल M है, और यहाँ से हमें इसे पहुँचाना है 2r तक, तो जहाँ पे जाके हाइट कितनी 3r के बराबर हो गई। ठीक है, तो भाई वही काम करना है, चेंज निकालना है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कितना हो जाएगा, माइनस का gmm/3r, और माइनस एक और माइनस आएगा, प्लस हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा gmm/r के बराबर। अरे डायरेक्ट हो गया। इसमें से अगर आप माइनस का g या माइनस का चलो कॉमन ना निकालो, gmm/r कॉमन निकाल लोगे तो माइनस का 1/3 + 1 हो जाएगा। तो आपके पास कितना हो गया, ये माइनस का 2 gmm/3r। तो दिस विल बी योर आंसर हो जाएगा। समझ आया? डायरेक्ट करा है, कुछ नहीं करना क्वेश्चन में, सिंपल आपको चेंज इन एनर्जी निकालनी थी। अगला सवाल है फॉर सैटेलाइट मूविंग इन एन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी। तो भाई बताया था कि जो हमारे पास रिलेशन है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी माइनस अगर लें विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो काइनेटिक एनर्जी बाय पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो हमेशा कितना आएगा, 1/2 के बराबर, है ना। सिनेरियो कुछ भी कह रहा है उससे क्या फर्क पड़ता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की कहानी जो थी वही है और वही रहने वाली है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये आपके पास आई थिंक लास्ट सवाल था। तो ग्रेविटेशन का भी हमारा वन शॉट रैपिड रिवीजन कंप्लीट हो गया है, जहाँ पे हमने सारे कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल किया है। इन जो आपके इंपॉर्टेंट PYQs हैं उनको भी कवर किया है, जो रेप्लिका क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस के जिनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये ग्रेविटेशन भी खत्म हुआ। अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, एंड देन उसके बाद आपके सेकेंड बुक स्टार्ट होगी क्लास 11 की, और फिर क्लास 12 के टॉपिक्स के ऊपर आएंगे। ठीक है जी, मिलते हैं अगली वीडियो में।